Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया था और 3-4 पॉइंट्स को सीखे थे। पहला, हमारे पास जो रिसोर्स है लिमिटेड रिसोर्स है, उस रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूजेज होता है और वहीं से चॉइस मेकिंग स्टार्ट होती है। और इकोनॉमिक्स के अंदर में हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन पे फोकस होते हैं। लास्ट क्लास हमने इन टॉपिक को नहीं कर पाया था। हमारे सेवरल इकोनॉमिक इशू हम फेस करते हैं डे टू डे। हम अपने लाइफ में इकोनॉमिक जो इशू हैं वो फेस करते रहते हैं। चेंज इन प्राइस ऑफ द इंडिविजुअल कमोडिटीज, अक्सर देखते हैं जो प्राइस का फ्लक्चुएशंस होता रहता है, प्राइस में बदलाव होता है। तो कभी कभी प्राइस में बदलाव होने की वजह से हम अपने आप को, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी या परचेज करने की जो एबिलिटी है वह कम सी जाती है। अचानक अगर ओनियन का दाम, प्याज का दाम बढ़ जाता है, 100 रुपए हो जाता है, अक्सर ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं? प्याज कम खरीदते हैं सर। प्याज को खरीदना कम कर देते हैं। तो हम अपने कंजम्पशन को एडजस्ट करते हैं। देखिए अभी जो कोविड सिनेरियो है, कोविड-19 की वजह से काला बाजारी जम के चल रही है मार्केट में, एवरीवेयर। ऑक्सीजन का हो, मेडिसिन का हो, या कंसंट्रेटर का हो, या एम्बुलेंस का हो, या हॉस्पिटल में बेड की एबिलिटी की बात हो, तो एक चेंज हो गया प्राइस। जो मेडिसिन 1 रुपए में मिलता था वो 50 रुपए में भी अवेलेबल नहीं हो रहा है, मतलब शॉर्ट सप्लाई हो रहा है, डिमांड ज्यादा से बढ़ गया है। तो पहला चीज हम लोगों ने देखा, चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस क्यों होता है हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। किसी भी कमोडिटी का प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस होता है, ऊपर नीचे होता है, क्यों होता है। इसके बाद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी प्लस हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। इंडिया में ही कुछ लोग के पास मर्सिडीज बेंज के कई क्लास होंगे और किसी के पास साइकिल भी नहीं है चढ़ने के लिए। तो ये जो डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो किसी के पास हर क्लास की मर्सिडीज बेंज अवेलेबल है और किसी के पास साइकिल भी नहीं है, तो इसका भी स्टडी हम करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर में। ये जो हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ सम कंट्रीज, किसी कंट्री बहुत अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, किसी कंट्री में अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, तो क्यों होता है। आगे कह रहा है जनरल पॉवर्टी एंड पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन अदर्स। पॉवर्टी का मतलब समझते हैं, गरीबी। जब जिस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जिस डिस्ट्रिक्ट का या जिस स्टेट का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स अच्छा नहीं होता है, करने का मतलब रहन सहन, खान पान, तो उसको बोलते हैं हम लोग पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। और देखते हैं जो कुछ फर्म्स जो है मेकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स का आने का मतलब होता है जो प्रॉफिट 1 रुपया, अगर नॉर्मल इंडस्ट्री में अगर 1 रुपए की मार्जिन है तो वह 2 रुपए का मार्जिन कमाता है। और अभी की हालात में देखिए, करें या तो कुछ इंडस्ट्री क्लोज डाउन हो रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी हम
प्रेजेंट सिनेरियो का स्टडी करते हैं कोविड-19, और कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है, जो लग्जरी आइटम्स का शॉप है या जो लग्जरी शॉप्स है वो बंद हो रहे हैं, उसको कंजम्पशन करने वाले कोई अवेलेबल नहीं है। आज मान लीजिए पिज्जा, बर्गर, ये सारे शॉप्स, कोई डिमांड नहीं है। रेस्टोरेंट कोई नहीं जा रहा है, होटल कोई नहीं जा रहा है, फ्लाइट में बहुत कम लोग चढ़ रहे हैं, पिकनिक, हनीमून, ये सब बहुत कम हो रहा है। तो इनसे जुड़े हुए जो इंडस्ट्रियां हैं वह क्लोज डाउन हो रहे हैं, और कुछ इंडस्ट्रियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स कमा रही है। मान लीजिए जो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, एक बेड का जो 2,000 रुपया 3,000 रुपया नॉर्मल चार्जेस होते हैं, आज वो 50,000 में सेल हो रहे हैं। एम्बुलेंस जो नॉर्मल 2,000 3,000 में मुजफ्फरपुर टू पटना जानता था, आज वो 15,000 20,000, और यह मीडिया का रिपोर्ट है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स क्यों कमा रहे हैं, इसमें भी इकोनॉमिक्स चर्चा करती है। और सिंपल सी बात है, सप्लाई और डिमांड, इन चीजों पे आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। अभी बस इतना हमने चर्चा किया, जो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहा है और कोई क्लोज डाउन हो रहा है। ये सारी बातें इकोनॉमिक एनालिसिस की है। अभी हमने जितनी भी बातों की चर्चा की, यह दिस इज ए मैटर ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। The study of economics will enable us to develop an analytical approach. जब हम इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे तो किसी भी गुड्स का या प्रोडक्ट का प्राइस क्यों चेंज होता है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स क्यों कमा पाता है, या कोई इंडस्ट्री बंद क्यों हो जाता है, किसी कंट्री का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, किसी कंट्री का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पुअर है, पॉवर्टी लाइन, बीपीएल के में बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत ज्यादा लोग फॉल करते हैं। ये सारी बातें इकोनॉमिक एनालिसिस के द्वारा हम एनालिटिकल अप्रोच करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इशू। आज ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, बेड की किल्लत हो रही है, इट इज ए मैटर ऑफ ऑल्सो एनालिसिस। आखिर क्यों इंडिया जैसे कंट्री में ये सारे इश्यूज पब्लिक फेस कर रहे हैं, और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ मॉडल्स। नंबर ऑफ मॉडल्स करने का मतलब स्टडी करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स होते हैं ना। सब मॉडल्स का मतलब, सपोज कोई आप एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर आप सोल्व करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक एनालिसिस है, इसको एनालाइज करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। तो टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स असिस्ट इन चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस। तो इकोनॉमिक एनालिसिस करके हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस, जैसा कि हमने देखा अल्टरनेटिव यूजेज है, हमारे पास रिसोर्स स्केर्स है, या तो इन चीजों को हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस अमॉन्ग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हम चूज करते हैं। जो डिफरेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल है उसके द्वारा इकोनॉमिक एनालिसिस करके डिसीजंस मेकर उसको डिसीजंस लेता है। आगे कहते हैं जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है यह कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है, कोई भी इशूज इतना आसान नहीं। पॉवर्टी है तो हम डाटा क्यों पॉवर्टी है उसे कॉज को फाइंड आउट करेंगे और सरकार उस पर स्टेप्स लेगी टू मिटिगेट द पॉवर्टी। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना होता है रीजंस ऑफ पॉवर्टी, किस कारण से गरीबी है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अनएजुकेशन बहुत ज्यादा है, लिटरेसी लेवल बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार की समस्या है, प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं है। तो इन चीजों को स्टडी करके सरकार मिटिगेट करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स लेगी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होता है इतना सिंपल नहीं होते, कॉम्प्लेक्स है, और यस अफेक्ट करता है सेवरल फोर्सेस, बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
or some of which are rooted in economics and others in political setup. कुछ जो इश्यूज हैं वह इकोनॉमिक के वजह से हो सकता है, लिटरेसी की वजह से हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे जो फैक्टर्स है पॉलिटिकल फैक्टर्स है। अब सारा हमारे इंडिया में ऑलवेज हम देखते हैं कोई ना कोई घोटाला ही होता है, हमेशा घोटाला है। जनता, हम टैक्स जमा करते हैं सरकार को प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, और कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स या लीडर हो पार्टिकुलर या पार्टिकुलर पार्टी उस पैसे को गमन कर देती है, घोटाला कर देती है। तो हमारे कंट्री का जो पॉलिटिकल सेटअप है, देखिए यूएस कंट्री में, आप जापान में, यूके में आप इस तरह का स्कैम बहुत कम होता है, रेयर, बिकॉज वहां का जो कानून व्यवस्था इतना स्ट्रिक्टर है। और हमारे यहाँ नेताजी तो सर्वोपरि अपने आप को समझते हैं, कुछ भी कर लें, अपने आप को जनता से ऊपर, कानून से ऊपर समझते हैं, अपने हिसाब से वो काम करते हैं। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल जो सेटअप है, जिसकी वजह से सारी समस्याओं का जड़ है। जो बेनिफिट्स जनता तक आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। अभी देखिए भारत में और खासतौर से बिहार की घटना है, एम्बुलेंस, 84 एम्बुलेंस परचेज हुए। और मैं बताना चाहता हूं वह जो पैसा आता है, हम इंडिविजुअल टैक्स पे करते हैं, उस फंड से कोई भी सरकारी एलोकेशंस होती है। 84 एम्बुलेंस परचेज की एलोकेशंस हुई, कुछ नंबर ऑफ एम्बुलेंस पब्लिक सर्विस में जाता है और कुछ एम्बुलेंस नेताजी के घर पे लग जाता है। एम्बुलेंस के वजह से मौतें हो रही है। हमारे नेताजी इतने इंसेंसिटिव होते हैं, उनको मौत से कोई मतलब नहीं होती है, बस राजनीति करनी है, सत्ता हासिल करने के लिए नेताजी किसी भी स्टेट तक जा सकते हैं। यह पॉलिटिकल सेटअप जो इंडिया में है, और सारे प्रॉब्लम का जो जड़ है, रूट कॉज, दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल नॉर्म्स भी कुछ ऐसे हैं जो हम सोशल नॉर्म्स। अब क्या है, हम एक जाति विशेष से हैं तो जाति विशेष को वोट देंगे। जाति विशेष का जो सोच है, यह भी इंडिया में जो इकोनॉमिकल इशू आती है, यह भी बहुत बड़ा कारण है। हम ऐसे व्यक्ति को चयन करना नहीं चाहते हैं, कौन वर्क कर रहा है यह नहीं देखना चाहते हैं, कौन जाति का बात करता है, कौन हिंदू मुस्लिम का बात करता है, हम उसको उस नाम पे फेवर कर देते हैं और एनालाइज नहीं करते। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी टैकल्ड। अगर हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं, इसका यह मतलब नहीं सारे समस्याएं हमारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर हम राइट टाइम पे उसका स्टडी करें और उस चीज को इंप्लीमेंट करें तो मिनिमाइज किया जा सकता है। आज मौतें जो हो रही है इंडिया में, अगर हम फर्स्ट कोविड से सीख लेते या अदर कंट्री में जो हालात बने उससे हम कुछ लर्न करते, और हम अपने यहाँ सेटअप, 1 साल का वक्त था, हम कुछ सेटअप तैयार कर लेते, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेते। देखिए अभी जो मीडिया में चीजें आ रही है, आईसीयू में जो वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड से परचेज हुआ, सप्लाई हुआ हॉस्पिटल में, बट वह एज इट इज रखा हुआ है, उसको इंस्टॉल्ड नहीं किया गया। यह कितनी बड़ी समस्या है। वेंटिलेटर परचेज हो रहा है, आईसीयू बेड परचेज हो रहा है, बट दैट वह जो है सो इंस्टॉल्ड नहीं हो रहा है, एक कमरे में बंद करके रख दिया जा रहा है। तो यह सोच जो हमारे सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एवरीवन इज ओनली बदर, सैलरी लेना है, कमीशन लेना है, बस मटेरियल आ गया, गोडाउन में रखा गया, पब्लिक को सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, हेल्थ इंश्योर हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर खाली कचरे में फेंका हुआ है और ऑक्सीजन के अभाव में जनरल पब्लिक अपनी लाइफ को लूज कर रहा है।
तो अब कहना ये है, अगर प्रॉपरली स्टडी कर लिया जाता, समय रहते हुए चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया जाता, तो हम ऐसा नहीं कहते जो मौत नहीं होती, मौत तब भी होती। बट अभी जिस लेवल पे मौत हुआ उस लेवल पे मौत नहीं होता, उसको मिनिमाइज किया जा सकता था और हम टैकल कर सकते थे। अभी सिचुएशन जो बियॉन्ड कंट्रोल है, हम भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं होगा। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक में एंट्री ले रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहां पे भी एक इलस्ट्रेटिव बातें हो रही है, इसको समझेंगे। देखिए, मिस्टर जी रामामूर्ति जी है सीईओ, सीईओ समझते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कंपनी का जो है हेड बॉस है। कंपनी का नाम है वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड। वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड करने का मतलब ये पूरे इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी है, या फूड सप्लाई की काम करती है, और मिस्टर जी रामामूर्ति जी उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब रामामूर्ति जी अपने जितने भी एक मीटिंग है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उस मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होता है on completions of his presentations, turn to his board of directors and raise the questions. मिस्टर जी रामामूर्ति जी कहते हैं, वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट यू से। वो पूछते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, क्या हमें सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहिए? शैल वी गो इनटू सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस? अभी यहां पे एनालिसिस हो रहा है, देखिएगा। गिव अस सम टाइम। एक स्वामीनाथन कहते हैं, सर मुझे टाइम दीजिए, रिमार्क करता है, गिव अस सम टाइम, वी आर आस्किंग अस टू अप्रूव ए मेजर डिसीजंस। स्वामीनाथन का कहना है, अपने सीईओ को कह रहे हैं, जो आप हमें एक मेजर डिसीजंस को अप्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, इसके लिए हमें टाइम दीजिए, एंड इसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा। आप बोल रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस में जाना है, दिस इज ए मेजर डिसीजंस, एक इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ा फंड इन्वॉल्वमेंट होगा, दिस इज ए मेजर डिसीजंस एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही बात है। सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाने के लिए बड़ी फैक्ट्री लगानी होगी, मेजर फंड इन्वेस्टमेंट होगा, और कंपनी के डायरेक्शंस को भी तय करेगा। आगे दूसरे डायरेक्टर बोलते हैं, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न फॉर द कंपनी, बट नाउ द टाइम हैज कम फॉर एक्सपेंड आवर बिजनेस। मिस्टर जी रामामूर्ति सीईओ कहते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं आपका कंसर्न बहुत अच्छा है, दिस इज ए मेजर डिसीजंस, हमें समय चाहिए, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, बट अभी समय आ गया है, हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। एक्सपेंड मतलब फैलाव करना चाहिए, मतलब हमारी जो सेटअप है, हमारा जो रोजगार है, उसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए। तो हमें अप्रूव एक्सपैंड आवर बिजनेस। प्लस सीईओ का कहना है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट इज ग्रोइंग, सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट जो है सो ग्रो कर रहा है फास्ट एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू आवर कोर बिजनेस, और हमारे कोर बिजनेस से रिलेट करता है। मतलब मेन मेरा जो बिजनेस है किसका, वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड का, उससे रिलेट करता है। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में जाएंगे तो हमें माइलेज मिलेगा, बट competitions from white soft drinks limited and black nectar is tough. लेकिन कहा जाता है जो हमें कंपटीशंस मिल रहा है किससे, व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स एक कंपनी है, प्लस ब्लैक नेक्टार बोल की कंपनी है, इससे टफ कंपटीशंस, बहुत टफ कंपटीशंस मिलने वाला है। दे आर ऑलरेडी इनटू द बिजनेस, मतलब पहले से ये दो जो कंपनियां हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली,
वह पहले से इन बिजनेस में है तो उसे टफ कंपटीशन मिलेगा। यह रिमार्क अनदर बोर्ड मेंबर ने कहा, जो दो कंपनियां पहले से एग्जिस्टिंग इस बिजनेस में है और हमें टफ कंपटीशन मिलना है। दिस इज राइट। सीईओ कहते हैं दिस इज राइट, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट द स्टैटिस्टिक्स शो दैट देयर इज स्टिल रूम फॉर ग्रोथ इन द मार्केट। रामामूर्ति सर का कहना है, सीईओ साहब का कहना है, हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए जो अभी भी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स बताता है, जो स्टिल रूम फॉर ग्रोथ इन द मार्केट, अभी भी मार्केट में ग्रोथ का ऑप्शंस है, अभी भी ग्रोथ किया जा सकता है, अभी भी मतलब जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरा फुलफिल नहीं हो पाता है। एंड ऑल्सो फूड बिजनेस इज नियर मैच्योरिटी, रिप्लाइड रामामूर्ति। आगे, डोंट फॉरगेट दैट इवन स्वाति फूड्स, एक दूसरी कंपनी है स्वाति फूड्स, इट ट्राइड एंट्री इन द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट एंड फेल्ड मिजरेबली। एक दूसरा मेंबर कहता है, जो हमें नहीं बोलना चाहिए, स्वाति फूड्स ने मार्केट में एंट्री लिया और बुरी तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में और बुरी तरह से फेल कर गई वो कंपनी। रिमार्क अशोक अग्रवाल, अनदर बोर्ड मेंबर। अशोक अग्रवाल जो अनदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे, उन्होंने कहा जो हमें स्वाति फूड्स पे भी विचार करनी चाहिए, उसने मार्केट में एंट्री लिया था और फेल कर गया मिजरेबली। तो देखिए, अभी इन चीजों से आपको क्या मैसेज देने का इंस्टीट्यूट प्रयास किया है, ओपिनियन, डिसीजंस, एक ही इश्यूज को डिफरेंट डायरेक्टर्स डिफरेंट परसेप्शंस कैसे ले रहे हैं। और हम लोग एग्जाम में भी यही करते हैं, एक ही क्वेश्चन होता है, उसका परसेप्शंस कैसे लेते हैं और जवाब कैसा देते हैं, इसके ऊपर आपकी मार्किंग और स्कोरिंग डिपेंड करता है। मोरोवर, द प्रोजेक्शंस यू आर शोइंग आर बेस्ड ऑन लास्ट 10 years डाटा। अग्रवाल जी कहते हैं ठीक है, आप बोल रहे हैं स्टिल रूम फॉर ग्रोथ, बट आपका जो ऑब्जर्वेशन है, प्रोजेक्शन है, वो लास्ट 10 years डाटा पे है। इसकी क्या गारंटी है जो ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू करेगा? बिल्कुल सही बात है, जो लास्ट 10 years में हो रहा था तो अभी नहीं हो रहा है ना। अचानक से देखिए बिल्कुल सिनेरियो से बदल सा गया। आप फेस टू फेस क्लास करते थे, कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, सब बंद हो गया, घर में पैक हो गए। Also, we should not forget that Indians have become health cautious. अग्रवाल साहब कहते हैं जो भाई आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, अब इंडिया जो है सो इंडियन पीपल्स हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, डाइटिंग करता है, स्लिमनेस पे ध्यान देता है और खान पान पे बिल्कुल, हेल्थ ड्रिंक्स जो कोको कोला ये सब अब बहुत कम लेता है, तो हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। हु नोज टुमारो व्हाट विल पीपल प्रीफर। कहते हैं अग्रवाल साहब जो कल किसने देखा सॉफ्ट ड्रिंक के कस्टमर होंगे या नहीं होंगे। अब सीईओ साहब कहते हैं वेल फ्रेंड्स, ऑल योर कंसर्न्स आर लॉजिकल, आपके सारे जो दलील है लॉजिकल है, एंड बिलीव मी आई हैव गिवन मच थॉट टू दिस इफ्स एंड बट्स। अगर मगर को हमने बहुत थॉट देके एनालाइज किया है, और माई पीपल हैव स्पेंड मेनी डेज एनालाइजिंग ऑल डाटा। सीईओ साहब का कहना है जो हमारे जो कोर स्टाफ है उन्होंने डाटा को एनालाइज किया है और हम एक जजमेंट पे पहुंचे हैं, जो आवर एनालिसिस इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग एवरेज रन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन दिस मार्केट। सीईओ साहब कहते हैं जो हमारी टीम ने डाटा की एनालाइज की है और अच्छा रिटर्न आने वाला है, ए रिटर्न दैट विल बी मोर देन व्हाट वी आर अर्निंग इन फूड इंडस्ट्री। आज हम जो अर्न कर रहे हैं उससे बेटर अर्निंग आने वाली है, और हम लोग ऑलरेडी वर्किंग ऑन द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शंस,
प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, प्राइसिंग पे काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हैं, फाइनेंसिंग पे काम कर रहे हैं। तो अब देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर में हम लोग प्रोडक्शन एक चैप्टर भी है, कॉस्ट, प्राइसिंग, मार्केट बिहेवियर्स के द्वारा प्राइसिंग का डिटर्मिनेशन होता है। फाइनेंसिंग, ऑल्दो फाइनेंसिंग आप लोग का नेक्स्ट लेवल में स्टडी करना है। फाइनेंसिंग मींस अरेंजमेंट ऑफ फंड। आई फियर इफ यू वेट फॉर लॉन्ग, सीओ साहब कहते हैं अगर ज्यादा वेट किया तो हम लोग जो अपॉर्चुनिटी मार्केट का है उसको मिस कर सकते हैं और मे नॉट कम अगेन फॉर लॉन्ग। तो इस से आपने क्या सीखा? अभी हमने जो एक केस पे बात किया, इस केस से आप क्या लर्न करते हैं, क्या सीखा? मार्केट को समझने का कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसमें हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। और तरह तरह के लोग अपना अपना बात रख रहे हैं सामने ऑफिस में। ओके, अदर स्टूडेंट्स? सर डिसीजन मेकिंग सीखे कि अलग अलग अपॉर्चुनिटी, अलग अलग अपॉर्चुनिटी और उसमें हम अपना डिसाइड कैसे करें चॉइस को, अपने चॉइस को। ओके, गुड। देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, हाउ टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट में वेरियस अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल और राइट टाइम पे राइट अप्रोच करके अपॉर्चुनिटी का अवेल कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो आप बच्चों के लिए दिस पासिंग द एग्जामिनेशन इज ए बेटर अपॉर्चुनिटी। बोलिए सर भाई। देखिए अभी क्या है सिनेरियो, पूरे इकोनॉमिक, पूरे स्टूडेंट सर्कल में क्या है ना, निगेटिविटी भरा हुआ है पूरे इन्वायरमेंट में, और जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं नहीं पढ़ रहे, अलग अलग चीजों में माथा लगा के बैठे हैं। तो कंपटीशन लेवल अभी जो आपका है ना पूरा डाउन हो गया है। और अभी अपॉर्चुनिटी क्या है, घर में बैठ के पढ़ना है, कहीं जाना नहीं है, और इंस्टीट्यूट भी थोड़ा सा लिबरल रहेगी, क्वेश्चंस के मैटर्स पे लिबरल रहेगी, रिजल्ट के मैटर पे लिबरल रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रिड्यूस कर गया है, कंपटीशन लेवल आपका डाउन हो गया है, कंपिटिटर्स बहुत कम है आपके। जो क्लास में 20 स्टूडेंट हुआ करते थे, आज 4-5 पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है आप अगर प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू पास। तो हमने इन केस को एनालाइज करके देखा जो हम अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। लाइफ में ऑलवेज अपॉर्चुनिटी आती है और ग्रैस्प सच अपॉर्चुनिटी। क्लियर? तो एक हम लोगों ने हाइपोथेटिकल एग्जाम लेके इन चीजों को समझने का कोशिश किया। चीजें समझ में आ रही ना, कोई डाउट वगैरह नहीं आ रहा है ना, मतलब क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अभी थोड़ा स्लो है बट थोड़ा सा फास्ट। देखिए आप लोग भी वर्क करते रहिए, बार बार मैं कहता हूं आप लोग भी तो आपने नोटिस क्या किया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल हमने ऊपर लिया और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फेस्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे एक अब अल्टीमेटली जो है सो बहुत सारे जो फेवर में बातों को लेके डिसीजंस लिया जाता है। ऊपर के हाइपोथेटिकल इशू से हम लोगों ने 2-3 बातों को देखा। सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब समझते हैं? जीवित रहना। जीवित रहना। अभी के सिनेरियो में सबका मोटो क्या है? टू सर्वाइव। To survive ourselves, myself and our family and relatives। जो भी बिजनेस में है वो भी चाहता है सरवाइव कर ले, प्रॉफिट कमाना उसका, कुछ इंडस्ट्री को छोड़ दे, बट जो मान लीजिए कार बनाती है, मोटरसाइकिल बनाती है, लग्जरी आइटम्स बनाती है, फैशन का आइटम्स बनाता है, ड्रेस मटेरियल्स में इन्वॉल्व है, शादी का मटेरियल्स बनाता है, सप्लाई करता है,
तो अब क्या है, इन सारे बिजनेस पे बहुत बड़ा गहरा इंपैक्ट पड़ा है। तो सारे बिजनेस वाले प्रॉफिट के बारे में सोच रहे होंगे, प्रॉफिट मार्जिन के बारे में क्या सोचेंगे? नो जो हम इतना सरवाइव कर ले, इस जो परिस्थिति है इसमें अपने आप को कैसे सरवाइव कर। तो किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी फर्म का फर्स्ट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट जो मोटो होता है, जो पर्पस होता है, सरवाइव करना। मान लीजिए हमने बिजनेस को सेटअप किया तो एक समय तक हम अपने बिजनेस में बने रहें। अगर हम बिजनेस में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस सेटअप करते ही कोई प्रॉफिट कमाना चालू नहीं कर लेता है, वक्त लगता है। टाइम के साथ मान लीजिए आपने ज्वाइन किया सीए फाउंडेशंस और क्लास ज्वाइन किया, आप सोचेंगे मैं पास कर गया, ऐसा होता है क्या? इज इट पॉसिबल? आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स होता है, यू हैव टू वेट फॉर एग्जामिनेशंस का ड्यू डेट आएगा एंड यू विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशंस, देन रिजल्ट आएगा एंड देन फिर पास और फेल का डिक्लेरेशन होगा। और वो पास और फेल डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी लगन क्या थी, आप कितना सीरियस थे, इन बातों पे डिपेंड करता है आपका सफलता। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है हम राइट डायरेक्शन में काम भी करते हैं बट फिर भी असफल होने का चांस रहता है। असफल होने के हो सकता है कारण, जो हमने जिस डायरेक्शन में हमें मेहनत करनी चाहिए था, जो प्रोडक्ट लेके लॉन्च करनी चाहिए थी मार्केट में, वो प्रोडक्ट लेके हम लॉन्च नहीं किए, या हमारा जो लोकेशन था बिजनेस का, मैं बिजनेस में आ गया, हमारा जो लोकेशन था बिजनेस में वह प्रॉपर लोकेशन नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी बिजनेस को ग्रोथ होने के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लोकेशंस, प्रोडक्ट, इकोनॉमिक सिनेरियो, पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ सच कंट्री। अभी देखिए ना, जितने भी ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी है, कंसेंट्रेटर बनाने वाली कंपनी है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, इनका तो बल्ले बल्ले। सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी है, मास्क बनाने वाली कंपनी, कभी सुना था? सैनिटाइजर, मास्क, साबुन बनाने वाली कंपनियां, साबुन का कंजम्पशन बड़े पैमाने पे हो गया। तो सर्वाइवल और सक्सेस, जब हम सर्वाइव करेंगे तभी सक्सेस के बारे में सोचेंगे। सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड ऑन साउंड डिसीजंस। अब आपके एग्जाम की सक्सेस की बात करते हैं, आपके साउंड डिसीजंस पे डिपेंड करता है। आपका इरादा, आपकी विलिंगनेस, आप कितने आवर्स स्टडी करते हैं। और आप सोचते चलो भाई ज्वाइन कर लिए हैं, कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं, देखते हैं एक बार एग्जाम में बैठ के देखते हैं क्या होता है, तो सक्सेस नहीं मिलना है भाई। सक्सेस के लिए आपको एकदम साउंड डिसीजंस, नो, आपको यह सोचना होगा नहीं, यू कैन डू इट, और उसके लिए आप प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं। सर्वाइवल एंड सक्सेस साउंड डिसीजंस पे डिपेंड करता है। डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। लास्ट क्लास में हमने बातें किया था, जो अल्टरनेटिव का ही खेल है। हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल होता है उसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। इकोनॉमिक्स अक्सर यही बात, रिसोर्स स्केर्स है, लिमिटेड है, हमारे वांट्स जो है सो लिमिटेड है, और उसके अल्टरनेटिव यूजेज है, फिर चॉइस है। तो अब इस चॉइस का खेल में अल्टरनेटिव यूजेज को कैसे सिलेक्ट करें हम, जिसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, मतलब उचित, जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देखे। Appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end. मीन्स आपने जो सोचा है, आपका जो विल है, डिजायर है, वह बेस्ट आपको मिले। Efficient means of attain मतलब प्राप्त करना, attaining a desired, आपकी जो डिजायर थी वह अटेंड करे, प्राप्त करे। From two or more alternative course of actions. Decision making involves evaluations of, अब decision making में क्या है,
या इन्वॉल्व करता है इवैल्यूएशंस। इवैल्यूएशन समझते हैं ना, आपको मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएट करना है। जो फिजिबल, फिजिबल समझते हैं, सर फिजिबल का मतलब होता है, देखिए लाइफ में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बट आपके लिए कौन सा फिजिबल है कौन सा फिजिबल नहीं है, तो आप फिजिबल का मीनिंग समझाते हैं। अब किसी बच्चे का मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है और उसका मैथ बहुत कमजोर है, ही इज वेरी वीक इन मैथ, और अनटिल एंड अनलेस जब तक वो मैथ को स्ट्रांग नहीं करेगा इंजीनियरिंग के बारे में सोच सकता है क्या उसके लिए फिजिबल है इंजीनियरिंग करना? क्या नो सर। पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा चीज फिजिबल, अब किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए प्रॉपर कैपिटल चाहिए, बिजनेस करने के लिए बिजनेस का नॉलेज चाहिए, और किसी व्यक्ति के पास न ही कैपिटल है न ही बिजनेस करने का नॉलेज है, तो क्या वह बिजनेस उसके लिए फिजिबल है? क्या कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस सेगमेंट का, तो उसके लिए फिजिबल नहीं है। फिजिबल का मतलब होता है जिस चीजों को आप इजी गोइंग नहीं कहेंगे, आप अपने मेहनत के द्वारा, वेल प्लानिंग के द्वारा उस चीज को अचीव कर सके। तो फिजिबल अल्टरनेटिव आपको सिलेक्ट करना होगा कैरियर ऑप्शंस में। जिस चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिबल अल्टरनेटिव्स, रैशनल जजमेंट, रैशनल करने का मतलब बुद्धि विवेक से आपको जजमेंट लेना होगा, सोच समझ के जजमेंट लेना होगा, इमोशंस में जजमेंट नहीं लेना होगा। तो आपके पास जो अल्टरनेटिव है वो फिजिबल होना चाहिए। अब हम सोच लेंगे रिलायंस जैसा सोच लेंगे, जो हम जामनगर में हम भी पेट्रोलियम का इंडस्ट्री लगाएंगे, पॉसिबल है क्या? फिजिबल ही नहीं है यार, उतना कैपिटल हम अवेलेबल ही नहीं कर सकते हैं। तो रैशनल होकर सोचना होगा ना, हमारी औकात को देखना होगा ना, हमारी औकात ही नहीं है रे, हम रैशनल नहीं है। सोच लेने मात्र से नहीं होता है, हमें अपनी पोटेंशियल को भी देखना होगा, अपने सामर्थ्य को भी देखना होगा। तो फिजिबल होना चाहिए अल्टरनेटिव आपका, रैशनल होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर अल्टरनेटिव which the decision maker finds as the most suitable। हमें मोस्ट सुटेबल क्या कर सकते वह देखना होगा, हमारी कैपिटल देखना होगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखना होगा, हमारी पोटेंशियल्स को देखना होगा, और तब जाके बेस्ट अल्टरनेटिव को हमें चूज करना होगा। वहां पे रैशनल जजमेंट देखना होगा। अब ये जो क्वेश्चंस ऑफ चॉइस है अराइज बिकॉज आवर प्रोडक्टिव रिसोर्स। चॉइस जब अराइज क्यों करता है भाई, चॉइस क्यों आता है? अल्टरनेटिव यूज है ना, तभी तो चॉइस मेकिंग है। और चॉइस अल्टरनेटिव नहीं होता तो चॉइस मेकिंग का बात ही नहीं होती। लास्ट क्लास को याद कीजिए, 1000 रुपीज में बहुत कुछ करना था, मूवी देखना था, कपड़े खरीदने थे, दोस्त को पार्टी देना था। तो चॉइस अराइज बिकॉज आवर प्रोडक्टिव रिसोर्स, हमारे पास जो रिसोर्स है, प्रोडक्टिव रिसोर्स क्या होता है? अपने पास जो प्रोडक्टिव रिसोर्स है क्या अवेलेबल है? नो सर, लिमिटेड है। नहीं, प्रोडक्टिव रिसोर्स लिमिटेड है, बट प्रोडक्टिव रिसोर्स की नाम की बात करें तो क्या क्या प्रोडक्टिव रिसोर्स होते हैं? लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, मैनेजमेंट। अभी हम जस्ट बात कर रहे थे ना, हम जामनगर में सोच रहे हैं इंडस्ट्री लगा ले, हमारे पास इंडस्ट्री लगाने के लिए तो उतना बड़ा लैंड का एरिया चाहिए नहीं, तो लैंड एक्वायर करना होगा। लैंड एक्वायर करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, अगर लीज पे ही लेंगे तो पैसा चाहिए। लेबर का भी, लेबर अरेंज करने के लिए लेबर को पेमेंट करना होगा, कैपिटल चाहिए, और मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट। अगर आपके पास कैपिटल भी है, लैंड भी है, लेबर भी है, पर आपको मैनेजमेंट नहीं आता है, आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए वह जो अल्टरनेटिव है बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं होगा, वो काम आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रोडक्टिव रिसोर्स आपके पास जो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट, या लिमिटेड है एंड कैन बी इंप्लाइड इन अल्टरनेटिव यूजेज। तो इसीलिए आपको मोस्ट एफिशिएंट अल्टरनेटिव मस्ट बी चूजन।
आपके लिए जो इफिशिएंट है वह चूज करना होगा, एंड लेस इफिशिएंट अल्टरनेटिव मस्ट बी रिजेक्टेड। आपके पास लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस है। अब किसी को शादी होना है, उसमें बहुत सारी फोटो आए हैं, अब किसको सेलेक्ट करे किसको रिजेक्ट करे देखना होगा। करते हैं ना अपने लाइफ में यार रिजेक्शन सिलेक्शंस। Yes, sir. यस। इस प्रोसेस से तो हम लोग सब गुजरते ही हैं लाइफ में एक बार। तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। स्ट्रेटेजिक समझते हैं, देखिए कुछ शब्द है और नया पेपर जब होता है ना तो हम 2-3 क्लास थोड़ा शब्द को लेके खेलते हैं, और मेरा मानना है अगर बच्चे उस शब्द के साथ अगर कंफर्टेबल हो जाएंगे तो सब्जेक्ट मैटर को कंफर्टेबल होकर ग्रास्प कर पाएंगे। अगर उन शब्दों को ही नहीं समझेंगे, मैं स्ट्रेटेजिक बात कर रहा हूँ, टैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ऑपरेशनल बात कर रहा हूँ, बच्चे समझ ही नहीं रहे, तो सारी आगे की पढ़ाई नहीं पल्ले पड़ना है। एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर्स दोनों का अनुभव को मैं जब गैदर करता हूं तो मैं समझता हूं जो इन छोटे छोटे जो शब्द होते हैं जो बच्चे नहीं समझते हैं, और इनसे ही इनकी सब्जेक्ट मैटर जो है सो जटिल हो जाती है। और इसीलिए मेरे हर क्लास में मैं शब्द पे थोड़ा सा फोकस रहता हूं इनिशियल स्टेज में, क्योंकि मैं जानता हूं इनिशियल स्टेज में कुछ शब्द जो आते हैं बच्चे अगर समझ लेंगे तो सब्जेक्ट बड़ा आसान हो जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस की बात करें। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इतना आसान नहीं है। देखो एवरीवन के पास कैपिटल है, बड़े बड़े रिलायंस, अंबानी, धीरू, इसके बाद आपका जो है सो टाटा, बिरला, डालमिया, और इंटरनेशनल कंपनियां भी आ गई है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बहुत सारी कंपनियां। बैंकिंग की बात करें तो हजारों मतलब नंबर ऑफ बैंक्स अवेलेबल है। अब उसी में जो बेटर परफॉर्मेंस कौन कर पाता है, तो स्ट्रेटेजिक। ये जो स्ट्रेटेजिक वर्ड है सर कहां से आया है, कोई बच्चे बता पाएंगे स्ट्रेटेजिक का मीनिंग? रणनीति। सर प्लान्ड। ओके, प्लान। ये राजनीति वर्ड करना। क्या करना? रणनीति। रणनीति। ओके, बिल्कुल सही। यह जो हिंदी का वर्ड रणनीति, स्ट्रेटजी का मतलब यही होता है, रणनीति ही होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है सर ये वर्ड डिराइव कहां से हुआ है, मतलब स्ट्रेटजिक वर्ड्स पहला यूज कहां हुआ था? एनी स्टूडेंट्स, एनी आइडिया? स्ट्रेटजिक वर्ड्स पहले यूज? जी, स्ट्रेटेजी से। अरे यार कहां यूज हुआ पहले? किस क्षेत्र में यूज हुआ? सब शांत हो गया, सब सांप सूंघ गया क्या? सर बिजनेस में नहीं, देखिए स्ट्रेटेजिक वर्ड बिजनेस में इनहेरिट किया गया है। स्ट्रेटेजिक वर्ड इनिशियल स्टेज में यह डिफेंस में यूज हुआ करता था। वार के समय में जब रणनीति अभी बची एक बोली थी, तो हिंदी एकदम रणनीति, स्ट्रेटेजिक वर्ड्स किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए डिफेंस में एक रणनीति तैयार की जाती थी, क्योंकि और रणनीति से ही किसी लड़ाई को जीता जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट से नहीं, इक्विपमेंट से नहीं, रणनीति से। आप एक याद कीजिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो फ्लाइट का, उस हीरो का नाम मैं भूल रहा हूं, क्या नाम था बंदे का? मिस्टर अभिनंदन। हाँ, अभिनंदन, गुड। मिस्टर अभिनंदन जिस फ्लाइट जो और जो पाकिस्तान का था, पाकिस्तान के पास जो फ्लाइट थी, लड़ाकू विमान जो था, वह ज्यादा पावरफुल था, ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी का था, और अभिनंदन जी के पास जो था वह ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी था, थोड़ा सा लेस पावर का था, फिर भी उन्होंने उसको मार गिराया। दैट वाज द स्ट्रेटजी। टाइम रहते हुए मतलब किसी पे अटैक कर देना, अपना वे ऑफ अटैकिंग होता है,
तो इसी को कहा जाता है स्ट्रेटेजिकली। तो बिजनेस में भी यह जो स्ट्रेटेजिक वर्ड्स है डिराइव्ड फ्रॉम दी मिलिट्री ऑपरेशंस, और यह स्ट्रेटजी पहले मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज होता था। धीरे धीरे हम अपने लाइफ में भी और पॉलिटिक्स में भी बिजनेस में भी हर जगह स्ट्रेटजिक यूज होना चालू हो गया। तो अगर हिंदी में समझते हैं तो रणनीति है। टैक्टिकल, टैक्टिकल मतलब बहुत सोच समझ के काम करना, हर पहलू पे एनालाइज करना, टैक्टफुली मतलब एकदम बुद्धि विवेक से काम करना। तो बिजनेस मैनेजमेंट को करने के लिए, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस जो है सो आपको स्ट्रेटेजिक होना होगा, टैक्टफुल टैक्टिकल होना होगा, एंड ऑपरेशन डिसीजंस ये सारे लेने होते हैं। जिसका कुछ एग्जांपल्स नीचे में है। पहला, शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस? इसका मीनिंग समझा किसी बच्चों ने? क्या हमारे फॉर्म को बिजनेस में होना चाहिए? बिल्कुल। एक कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए, इसका मीनिंग क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से? सर जैसे वो ऊपर वाला कोल्ड ड्रिंक वाला जो एग्जांपल था उसमें तो पहले से ही कंपटीशन था, तो क्या इस हम तीसरा सॉफ्ट ड्रिंक ला के इस बिजनेस में लाए या ना लाए? नहीं, वो एंट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस, क्या हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को कंटिन्यू करें या इस बिजनेस से हम आउट हो जाएं। एक एग्जांपल देता हूं मैं, एम्बेसडर कार। आप लोगों ने देखा ना एम्बेसडर कार? सारे बच्चे अपने अपने वीडियो ऑन कर लेंगे एक बार। नहीं बेटा, अभी नहीं खत्म हुआ। बच्चों मैं बात कर रहा था, इन्वेस्टर कार के बारे में बात कर रहा था। अब लोग सारे बच्चे ने इन्वेस्टर कार देखे हैं अपने लाइफ में? एंड वंस अपॉन अ टाइम, आज से 10 इयर्स इन्वेस्टर कार नहीं देखा है ऋतिक? हिमांशु आपने भी नहीं देखा है? नहीं देखा है? नो सर। नो सर। यार इन्वेस्टर कार्ड नहीं देखा है आप लोगों ने? जस्ट टेक मिनट टाइम। अनुराग आप देखे हैं? नो सर। अरे मूवी देखते हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यार तो तिरंगा में, तिरंगा मूवी देखे हैं? यस सर। सो व्हाइट कलर का था, सो ही था क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ बिल्कुल ना, बस 1 मिनट में मैं इन्वेस्टर कार्ड दिखाता हूँ पहले। आप लोग इन्वेस्टर कार्ड को नहीं जानते। एक जमाने में वंस अपॉन अ टाइम हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे किसी भी जज हो, या जितने भी आला अधिकारी हो, सब इन्वेस्टर कार्ड पे चढ़ते थे और वो गवर्नमेंट अलॉटेड था। अभी मैं इन्वेस्टर कार्ड आपको दिखाता हूं और फिर आगे मैं चर्चा पे चलूंगा, क्योंकि सर हम बैठे भी हैं। बैठे हो
इतना देर से चुप का था तुम? सर बोले देखे हैं। देखे हो? अच्छा। देखो आपके स्क्रीन पे कुछ आया क्या? देखा है इन्वेस्टर कार? ये सब तो देखे हैं। यस सर अरे देखे तो हैं। इसी का तो नाम तो इन्वेस्टर था। तो आप लोग कौन सा सोच रहे थे? देखिए लाल बत्ती लगा हुआ है। हाँ सर ये सब तो देखे हैं। या इसी तो का एक इसी अरे तो यही तो इन्वेस्टर कार है। तो लग नहीं रहा था। लग नहीं रहा था मतलब? मतलब लग सोचे नाम भी कोई तो नामी ग्रामी लगा कार BMW की तरह होगा, एकदम अच्छा खासा देखने में। अच्छा अच्छा। नहीं, वंस अपॉन अ टाइम ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कार हुआ करती थी। एवरी पॉलिटिकल लीडर, वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे डीएम हो, एसपी हो, सभी लोग इसी से सफर करते थे। यह गवर्नमेंट अप्रूव्ड कार हुआ करती थी और सारे विभाग में यही कार परचेज होती थी। 2015 में यह फैक्ट्री बिरला ग्रुप की है, आदित्य बिरला ग्रुप की एम्बेसडर कार की जो फैक्ट्री है, इसकी जो फैक्ट्री है वेस्ट बंगाल में, जगह का नाम मैं अभी रिसरा रिसरा में इसकी फैक्ट्री थी। 2015 में कार फैक्ट्री बंद कर दी गई। कंपनी ने डिसीजन लिया जो इस बिजनेस से हम निकल जाए। इमेजिन, थिंक, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी कार की कंपनी जो देश में राज्य किया, बट अचानक से कंपनी को डिसीजन लेना पड़ा, बिजनेस डिसीजन लेना पड़ा जो हमें बिजनेस से निकल जाना चाहिए। क्यों सर? बिकॉज 2015 में जब कंपनी ने डिसीजन से लिया, 2013 और 14 के आसपास कंपनी ने डिसीजन लिया जो सोलली कंपनी को बंद कर दी जाए, फैक्ट्री को बंद कर दिया। क्योंकि किसी भी फैक्ट्री को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए मैन पावर चाहिए और उस रिसोर्स को, उस लैंड को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, उस एम्प्लॉय को कहीं और यूज किया जा सकता था जो हम यूज नहीं कर पा रहे थे, तो नुकसान हो रही थी कंपनी को। अब ऐसा क्यों हुआ जो एक समय में एक सर इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा साम्राज्य, पूरे सरकारी विभाग में सब कुछ चढ़ते थे, और अचानक से ऐसा क्या हो गया जो उस मार्केट से वो कार ऑब्सोलीट कर गया? इसी को बोलते हैं फैशन के दौर में फैशन, स्टाइल, तो और स्टाइलिश कार से आने लगी, थोड़ा कंफर्ट कार वाला आने लगा, और कंपनी ने अपने आप को बदला नहीं, क्योंकि कंपनी को क्या महसूस था, देख मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूं तेरे से भी, कंपनी को गट्स फीलिंग था, अरे हम एम्बेसडर कार है, हम पूरे भारत पर राज करते हैं, हमारे मंत्री चढ़ते हैं, इस कार को कौन रिजेक्ट कर सकता है, इसकी मार्केट को कौन खराब कर सकता है। लेकिन वक्त किसी का नहीं होता है। समय रहते हुए अगर कंपनी अपने टेक्नोलॉजी को बदल देता है, अपने मॉडल स्टाइल को बदल देता, कंज्यूमर के डिमांड को समझ पाता, तो कंपनी मार्केट से निकलने की रणनीति में नहीं जाना पड़ता। ऐसा नहीं जो कंपनी की कार दैट टाइम 8 लाख 10 लाख हुआ करते थे, 3 लाख भी कार दैट टाइम हुआ करती थी कंपनी की, बट दैट कार इज वेरी स्ट्रॉन्गर कार, बहुत पीपल सेफ होते हैं उसमें। एक और वाक्यात मैं डिस्कशन कर लूं, इन्वेस्टर कार बंद हो गया है, मैं उसका कोई प्रमोशंस नहीं कर रहा हूं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, बट मैं एक आंखों देखी हालात आपसे शेयर करना चाहता हूं। और क्यों कंपनी को इतना विश्वास था जो नहीं, हम मार्केट में कोई हमें
मार्केट से कोई मुझे हटा नहीं सकता है, मेरा सेल फॉल नहीं कर सकता है। बट कब से कब क्या हो गया कंपनी को पता ही नहीं चला। एक एक्सीडेंट का मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं एक चौक पे खड़ा था, एक रोड पे एनएच पे ट्रक लगी थी और एक इन्वेस्टर कार, शाम का वक्त था, बहुत तेजी से इन्वेस्टर कार आया और ट्रक में धक्का दिया। ट्रक जो था बिल्कुल हिल सा गया, फ्रंट से वो पुश किया, मतलब ट्रक को बैक से, और इन्वेस्टर ने फ्रंट से पुश कर दिया हेवीली। उस समय में इन्वेस्टर कार की स्पीड रही होगी 60 के आसपास, 60-65। और ऐसा एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि सामने से कोई गाड़ी आ गई तो उसने कंट्रोल नहीं किया और ट्रक को पुश कर दिया। ड्राइवर इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट था, इतने, ट्रक बिल्कुल हिल सा गया बट कार को कुछ नहीं हुआ, इन्वेस्टर कार को कुछ नहीं हुआ, नथिंग। और विद इन फ्यू सेकेंड्स, मैं स्मार्ट वर्ड कब यूज अब आता है, ड्राइवर ने कार को वैक किया, ड्राइवर ने इमीडिएट कार को वैक किया और अगेन वो रास्ता नापता चला गया। लुक, अगर आज के डेट में 65, 75, 80 के स्पीड पे कोई अगर गाड़ी आके किसी भी ट्रक के पीछे से अगर धक्का दे दे, क्योंकि लोहे का वो एक बना हुआ रहता है, आप उम्मीद करते हैं जो क्या हुआ आगे अब चल पाएगा? उसका रेडिएटर सामने का फ्रंट पूरा क्रश कर जाएगा। अभी जो भी आप एक्सीडेंट देखेंगे, सिंपल स्कॉर्पियो हो चाहे जो भी व्हीकल्स का हो, छोटा एक्सीडेंट होता है तो पूरी कार क्रश कर जाती है। बट इन्वेस्टर कार की जो खासियत थी, उसकी जो बनावट थी, स्ट्रक्चर था, फ्यूल एफिशिएंसी नहीं था, बट उसकी बनावट और स्ट्रक्चर जो थी बहुत ही सेफ कार होती है। वैसे कार को भी मार्केट से निकलना पड़ा, क्यों? क्योंकि समय रहते कंपनी ने अपनी मॉडल स्ट्रेटजी को बदला नहीं। और यहीं पे सवाल उठ गया, शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस? क्या इन्वेस्टर कार को बिजनेस में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो कभी कभी बिजनेस से निकल जाना, बिजनेस को छोड़ देना ज्यादा बुद्धिमत्ता होता है, क्योंकि अगर उस बिजनेस में लगे रह गए तो पता चला लोन पे लोन, लोन पे लोन, और बर्बाद हो गए, क्योंकि अब उम्मीद ही नहीं था उस बिजनेस को ग्रो करने का, प्रॉस्पर करने का, कि मार्केट ने टोटली उसको, इन्वेस्टर कार को रिजेक्ट कर दिया और गवर्नमेंट ने दूसरे कार मैन्युफैक्चरर के साथ लाइजनिंग करके स्कॉर्पियो जो है सो सारे विभाग में पुलिस नेता सब स्कॉर्पियो अडॉप्ट कर लिए, तो समय के साथ बिजनेस बदल गया। तो डिसीजन मेकिंग में पहली बात ये देखना होता है जो क्या हमें बिजनेस से निकल जाना चाहिए। दूसरा चीज, क्या फर्म को प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए? जो अभी जस्ट एग्जांपल हम देख रहे थे, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है फूड प्रोडक्ट्स का, ड्रिंक आइटम्स का, तो क्या कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो अभी हम लोग बच्चे बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में, बात कर रहे हैं क्या बिजनेस में बने रहना चाहिए या प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, या इफ द फर्म डिसाइडेड ऑन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट तो कौन सा अवेलेबल टेक्निक के द्वारा प्रोडक्ट्स को यूज कराना चाहिए। देखिए मैन्युफैक्चरिंग, आप एक ही आइटम जो देखेंगे, डिफरेंट मोड ऑफ उसका प्रोडक्शन का टेक्निक होता है। कपड़े की स्टिचिंग की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में वेरिएंट आता रहता है। अब चाइना वाला मशीनरी से हम प्रोडक्शन बैठाए कि जापान वाली मशीनरी को बैठाए कि यूके वाली को बैठाए कि यूएस वाली को बैठाए, इस पर डिपेंड करेगा ना हमारा मैन्युफैक्चरिंग। अगर हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हम कौन सी अवेलेबल टेक्निक को यूज करें, जापान की टेक्नोलॉजी को यूज करें कि चाइना की टेक्नोलॉजी को यूज करें कि इंडिया की टेक्नोलॉजी की यूज करें कि नेपाल की टेक्नोलॉजी की यूज करें, और जिस हिसाब का हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उस हिसाब का हमें क्या देना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड। इसके अलावा इनपुट
इनपुट समझते हैं बच्चों? इनपुट रॉ मटेरियल टाइप का, या फिर जो फॉर्म में लगाएंगे। बिल्कुल, रॉ मटेरियल्स मीन्स हम जो प्रोडक्शंस करने के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे वह हम कहां से प्रोक्योर करें, मतलब कहां से खरीदें। लोकल रॉ मटेरियल्स है कि विदेशी रॉ मटेरियल होगा, ये सारे इट इज ऑल्सो द मैटर ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो फर्म प्रोक्योर करेगी इनपुट्स एट व्हाट प्राइसेस। तो हम किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदें, क्या प्राइस पे खरीदें, यह भी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, यह भी एक डिसीजन मेकिंग की आता है। तो पहला हम लोगों ने देखा फर्म को बिजनेस में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, किस टेक्निक के द्वारा लॉन्च कराया जाए, कौन सी टेक्निक को यूज करें, रॉ मटेरियल कहां से खरीदे, कुछ कंपोनेंट्स बाई करे कि हम खुद से बना ले, मेक द कंपोनेंट्स और बाई देम फ्रॉम अदर्स। टाटा कंपनी क्या बनाती है बच्चों? कार बनाती है, ट्रक बनाती है। ट्रक, स्टील। अब कार ट्रक से पे ही शांत रह जाना भाई, कार ट्रक पे हम लिख दिए तो कार ट्रक में चक्कर लगता है, कार और ट्रक में व्हील होता है क्या, चक्का होता है क्या? यस सर। होता है सर। अच्छा होता है। वेल इस व्हील में जो टायर लगा हुआ रहता है किस कंपनी का लगा हुआ रहता है? MRFC। तो क्या यहां से हम क्या समझे, टाटा कंपनी क्या टायर नहीं बना सकती है? बना सकती है सर। बना सकती है सर। लेकिन फिर भी बना नहीं रही है, क्यों? क्योंकि टाटा कंपनी जानती है इस कंपोनेंट को बेहतर है, हमारा कोर बिजनेस नहीं है, हम टायर बाहर वालों से खरीद लेंगे, हमें सस्ता पड़ेगा, कोई झमेला नहीं होगा, क्योंकि फिर हमें बड़ी फैक्ट्री लगानी होगी, मैन्युफैक्चरिंग करने में जाएंगे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और हो सकता है हम कॉस्ट ज्यादा भी पड़ जाए, तो बेहतर है हम उसको दूसरों से खरीद लें। तो बिजनेस में एक ये भी डिसीजन होता है जो हम पार्ट्स, जो कंपोनेंट्स हमारे को यूज करना है वह हम खुद बना ले या हम और फर्म से जो एग्जिस्टिंग है उससे खरीद ले। और सिंपल सी बात है बच्चों, में बता दूं, जो पहले से अगर किसी बिजनेस में है तो उसका कुछ अनुभव होगा, उसके पास कुछ टेक्नोलॉजी होगा और उसके पास कुछ एज एडवांटेज हो जाता है। आप कोई भी काम को अगर कंटिन्यूअस करते, मान लीजिए अकाउंट्स का ही पेपर है, आप अकाउंट्स ज्यादा टाइम देके पढ़ते हैं तो उसमें आपकी कंपिटेंसी आ जाएगी ना। मान लीजिए मैं लॉ अक्सर पढ़ता हूं, अक्सर पढ़ाता हूं, तो उसमें मेरी को कंपिटेंसी मिलेगा ही, नेचुरल सा चीज है। जिस पे हम ज्यादा फोकस होकर काम करेंगे उस पे हमें दक्षता, जो स्किलनेस जिसको कहा जाता है, वो मिल जाता है। तो इसलिए बिजनेस डिसीजंस में एक फर्म को यह भी देखना होता है जो खुद बनावे या किसी और से परचेज कर ले। हम ऑप्टिमम आउटपुट क्या करें? ऑप्टिमम समझते हैं? यस, ज्यादा से ज्यादा। तो हम कितना से कितना बनाए जो मार्केट, उसको मार्केट में डिमांड हो, यह भी देखना होगा। ऐसा नहीं जो हम ओवर प्रोडक्शन कर दे, मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो ऑप्टिमम आउटपुट, मैक्सिमम नहीं बोल रहा है, ऑप्टिमम मतलब इतना करना है जितना रिक्वायरमेंट है और उसको किस प्राइस पे सेल करना है। ऑल आर द मैटर ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। और इन सारे फैक्टर्स पे किसी भी बिजनेस का डिसीजन
राइज अप एंड डाउन डिपेंड करता है। अब ये जो प्रोडक्ट लॉन्च करेगी कंपनी, उसको कौन से मार्केट में प्लेस करे, कौन से कस्टमर सेगमेंट समझते हैं? कस्टमर ग्रुप, रिच, पुअर, हायर, एकदम। एज ग्रुप भी होता है, 40 साल का, 20 साल का, बच्चे का। डायपर्स पहने थे आप लोग? नो सर। और अभी के बच्चे डायपर्स पहनते हैं। यस सर। तो न्यू अपॉर्चुनिटी कॉर्पोरेट ने देखा, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और किड्स को लेके नहीं होता है उन लोगों का। उसके बिना उसका काम ही नहीं होता है। तो किड्स को लेके फोकस किया, तो प्रोडक्ट भी प्लेस्ड इन द मार्केट। आप कौन से प्रोडक्ट को प्लेस करना है, कौन से कस्टमर सेगमेंट के लिए, बूढ़ों के लिए बनाना है छाता, बारिश के लिए बनाना है, गर्मी के लिए बनाना है, या जाड़ा के लिए बनाना है, अनमैरिड के लिए बनाना है कि मैरिड के लिए बनाना है। तो कंपनी डिसीजन मेकिंग यह भी करती है, फोकस ऑन एंड हाउ टू इंप्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और सबसे जो खासियत बात होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आज देखिए ना, घर बैठे सारे आपको मेडिसिन, कुछ भी चाहिए, मोबाइल, टेलीविजन, टेलीफोन, होम डिलीवरी अवेलेबल हो गया। क्यों? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ना। और जितना कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपकी सर्विस बिल करेगा। तो दिस इज मार्केट स्ट्रेटजी। होम डिलीवरी इज ए पार्ट ऑफ मार्केट स्ट्रेटजी। और मार्केटिंग बजट क्या होना चाहिए? फोर पीज ऑफ मार्केटिंग जानते हैं? 4 पीज ऑफ मार्केटिंग यस सर। क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस। कौन बोल रहा है? हिमांशु। हाँ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और Good. प्रमोशन। गुड, बिल्कुल सही। तो कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो प्लेस देखती है, प्राइस देखती है, प्रमोशंस करती है, एंड प्रोडक्ट होता है। दैट इज ए मार्केट स्ट्रेटजी। एंड जो रिस्क होता है, रिस्क ये रिस्क कहां से आया मेरे बच्चों? रिस्क कहां से आया? बताइए, रिस्क कहां से आया? अरे बच्चों, सिंपली बोलना है सर, बिजनेस में रिस्क है, बिजनेस में रिस्क है। बिजनेस में रिस्क क्यों आता है? अनसर्टिनिटी। हम आज प्रोडक्ट लॉन्च करें, कल के दिन में क्या होगा किसने देखा है? तो बिजनेस में रिस्क होता है मेरे बच्चों ड्यू टू अनसर्टिनिटी इन्वॉल्व। तो वो जो अनसर्टिनिटी है उसको हम कैसे कॉम्बैट करें, मतलब उसको कैसे जीत ले हम? तो हमें फ्यूचर फोरकास्टिंग करना होगा, कल को देखना होगा, कल के दिन में जाके देखना होगा जो क्या होगा मार्केट में, क्या होने वाला है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? मार्केट सर्वे कराती है। अक्सर पेट्रोल पंप पे या किसी भी शॉप में जाते हैं तो आपसे कोई फीडबैक लिया जाता है। तो कंपनी या प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वो जानना चाहती है जो इस प्रोडक्ट का आने वाले समय में कस्टमर एंड से क्या डिमांड होगा, जिसे अनसर्टेनिटी को भी हम कम्बैट करना चाहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में इन पहलुओं को देखा हमने। आज के लिए इतना ही। समझ में आ रहा है ना? अभी थोड़ी दिन हम स्लो चलेंगे, आप उसको लेके बिल्कुल घबराना मत। सर आप तो भी आज देखे ना, लॉ में हम लोगों ने क्या किया, और स्पीड ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, मतलब लॉ में और स्पीड बढ़ेगा। और तीसरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी स्पीड एकदम
80-90 वाली रहेगी। अभी हम तो 60 पे चल रहे हैं, 40-45 पे चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स में अभी हम 30 के स्पीड में चल रहे हैं, 30-40 के स्पीड में चल रहे हैं, स्पीड पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। जो आप बेसिक जो इकोनॉमिक्स का है उसको आप ग्रास्प करें, और जब बेसिक ग्रास्प हो जाएगा तो जो एडवांस चीजें हैं, ग्राफ जो आएगी, उसको हम लोग प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन को एंड करेंगे।